Hello students, today again I am going to explain you a question of PERT and CPM. In this I am going to explain you PERT's question. We have already done one question of PERT, this is the second one. The question is, a construction company is preparing a PERT network for laying the foundation of a new art museum. Given the following set of activities, their predecessors' requirement and 3 time estimates of completion time. Activities are given, predecessors are given, and there are 3 time estimates which are optimistic, pessimistic and most likely. Optimistic, pessimistic and most likely times. You all know the meaning of these 3 times. Optimistic matlab when the situations are in our favor, our activity A will be completed in 2 days, and if there are problems, our work will complete in 4 days, and in average situations, इन दोनों का जो एवरेज है दैट इज 3 डेज में हमारी एक्टिविटी ये कंप्लीट हो जाएगी. एंड लाइकवाइज द क्वेश्चन इज ड्रॉ द PERT नेटवर्क. सेकेंड, कंप्यूट द स्लैक फॉर ईच एक्टिविटी एंड डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ. ओके, हमें क्रिटिकल पाथ बताना है. एंड द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज अ ₹5,000 पर डे पेनल्टी फॉर ईच डे द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सटेंड्स बियॉन्ड 37 days. What is the probability that this company will have to pay a maximum penalty of ₹15,000? ये कह रहा है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक दिन लेट हो जाता है तो कितनी पेनल्टी आती है? ₹5,000 पर डे. हमें बताना है कि 15,000 पेनल्टी पे करना है, तो उसकी क्या, अगर करनी पड़े तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 15,000 कब पे करोगे? जब आप 3 दिन लेट हो जाओगे. ठीक है, क्योंकि 5,000 पर डे है तो 15,000 कैसे आएगा? फॉर 3 days 5,000 इंटू 3 is 15,000. तो हमारा नॉर्मली वर्क कितने में कंप्लीट हो रहा है? 37 डेज में. तो अब हम किसके लिए कैलकुलेशंस करेंगे? 37 + 3 40 डेज के लिए. ओके, कैसे करते हैं हम आगे देखते हैं. तो सबसे पहले मैं फिर से आपको एक बार नेटवर्क ड्रॉ करना सिखा रही हूँ. आप एक बार देखिए, यहाँ पे ए और बी के कोई प्रेडिसेसर्स नहीं है. इसका मतलब ए और बी क्या है? स्टार्टिंग एक्टिविटी. ए और बी स्टार्टिंग एक्टिविटी है. ये हमने एक स्टार्टिंग नोट से ए और बी एक्टिविटीज़ निकाल दी हैं. सेकंड क्वेश्चन में बोला है एक्टिविटी ए से सी एक्टिविटी आ रही है. चेक कर लेते हैं. एक्टिविटी ए से एक्टिविटी सी आ रही है. नेक्स्ट इज बी से डी, फ्रॉम एक्टिविटी बी टू डी. तो ये अभी तक हम थर्ड स्टेज पे पहुँचे हैं. नाउ द फोर्थ स्टेज से इज सी से ई एंड सी से एफ. प्रीडिसेसर्स का मीनिंग आई थिंक सबको अब क्लियर होगा कि ये जहाँ पे एक्टिविटी प्रीडिसेसर्स का मतलब जहाँ पे सी खत्म हो रहा है वहाँ से ई स्टार्ट हो रही है. तो सी से 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है. देखिए, एक तो ई स्टार्ट हो रही है और एक एफ स्टार्ट हो रही है. सी से एक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है ई, और सी से एक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है एफ. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है. ओके, सी और डी दोनों को जोड़ना है. तो फिर सी और डी को जोड़ना है, तो अब आप बोलोगे कि जब मैंने बी से डी ड्रॉ किया तब मैं उसको उसी समय सी से जोड़ सकती थी. देख लेते हैं एक बार. बी से जब हमने डी ड्रॉ किया, ये बी से हमने जब डी ड्रॉ किया था, मैं चाहती तो इसको यहीं पर उसी समय जोड़ देती. हम नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा नहीं किया. इसके पीछे रीज़न क्या है, ध्यान से देखना आप लोग. देखिए, यहाँ पे अगर मैं सी को डी से जोड़ देती, क्योंकि मुझे वहाँ से जी निकालना है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो जाती, हमारे ओनली सी से ई और एफ भी तो निकल रहे हैं. अब अगर मैं सी और डी को जोड़ देती हूँ तो सी अकेला तो रहेगा ही नहीं. फिर हम उसको कैसे शो करेंगे कि सी से ई भी निकल रहा है, सी से एफ भी निकल रहा है? उसका मतलब तो ये हो जाएगा कि सी डी से जी भी निकल रहा है, ई भी निकल रहा है, एफ भी निकल रहा है. वो हमें चाहिए ही नहीं. तो अब हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, ध्यान से देखना. हमने एक बार सी से जो निकल रहा है उसको अलग से निकाल दिया. सी और डी को हमने जोड़ा नहीं है. हम उसको किससे जोड़ेंगे? डमी एक्टिविटी से. देखो कैसे जोड़ते हैं. ये जो 5th पॉइंट है या 4th में हमने क्या किया? ई और एफ निकाल दिया. मैंने सी को डी से नहीं जोड़ा है. अब सी को डी से जोड़ना है, बिकॉज क्या बोल रहे हैं? सी और डी से जी निकालना है. तो सी और डी को हम डमी एक्टिविटी से जोड़ देंगे. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डमी एक्टिविटी कहाँ पे यूज़ करनी होती है. ओके, अब फिर से समझा रही हूँ. मैंने जब यहाँ से डी ड्रॉ किया था, ये यहाँ पे थर्ड स्टेज पे जब मैंने डी ड्रॉ किया था, मैंने क्वेश्चन में देख लिया था कि सी और डी जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको नहीं जोड़ा. जब मैंने डी ड्रॉ किया तो इस तरीके से नहीं जोड़ा, बिकॉज मैंने देखा था कि ओनली सी से कुछ एक्टिविटीज़ निकल रही हैं. कौन सी? ई और एफ. अगर मैं इस डी को सी से यहाँ पे जोड़ देती तो
और फिर यहाँ से ई और एफ निकालती तो उसका मतलब ये हो जाता कि सी और डी से ई और एफ निकल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ई और एफ केवल सी से निकल रही है। ओके, तो जहाँ पे सी कंप्लीट हो रही है वहाँ पे ई और एफ निकल रही है। अब ये जो नेक्स्ट डी है, अब क्योंकि नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है सी और डी से जी निकलना है, तो सी और डी को हम एक डमी एक्टिविटी से ज्वाइन कर लेंगे। ये डमी एक्टिविटी, इसका टाइम हमेशा 0 होता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट इन एक्चुअल, जस्ट टू मेक अ डायग्राम वी आर मेकिंग इट। अब डी और जी से मैंने जी निकाला है, तो ये जी को एफ से जोड़ा क्यों है, इसका रीज़न भी देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या है, एफ और जी, तो जब भी मैं ऐसे जी निकाल रही हूँ तो मैं उसको एफ से जोड़ दूंगी, बिकॉज एफ जी जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं वहाँ से एच स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरीके से मैंने जी को एफ से जोड़ दिया। अब जी एफ और जी जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं वहाँ से क्या आ रहा है, एच। डन। नेक्स्ट देखते हैं, ई से आई, ई से आई, ये रहा। उसके बाद यहाँ पे हमेशा हर बार मैं ये दो चीज़ों को हाईलाइट करके दिखा रही हूँ आपको। इसका रीज़न ये है कि जे और के किसी की भी प्रेडिसेसर्स नहीं है, तो जे और के एंडिंग एक्टिविटी है, और दोनों एंडिंग एक्टिविटीज़ एक ही नोड पे जाके फिनिश होती है, इसलिए हम इनको एंड में जोड़ देते हैं। हमारी गाइडलाइंस ये कहती है कि हर नेटवर्क का एक ही स्टार्टिंग नोड होगा और एक ही एंड नोड होगा। तो आई से जे भी निकालेंगे और एच से के, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे। तो आई से जे निकाला है, देखते हैं कहाँ निकाला है, आई से जे, यहाँ पे देखिए आई से जे, और लास्ट वाज एच से के, तो ये एच से के निकाला, तो ये हमारा नेटवर्क बन गया, फाइनल नेटवर्क। उसके बाद हम नंबर्स दे देते हैं नोट्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबरिंग आपको देनी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में तीन तरीके के टाइम्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम। तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, एक्सपेक्टेड टाइम। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम अपॉन 6। तो एक्टिविटी ए के लिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज 2 प्लस 4 इंटू 3 मोस्ट लाइकली, ओके, प्लस 4 अपॉन 6। तो दिस इज आर एक्सपेक्टेड टाइम 3। एंड साथ में ही हम इनका वेरिएंस भी कैलकुलेट कर देते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंस वी हैव अ फॉर्मूला TP माइनस TO अपॉन 6 का होल स्क्वायर। TP इज 4, O is 2, 4 minus 2 upon 6 का होल स्क्वायर। So likewise for all the activities we will calculate the expected time and variance। ठीक है, अब हमने नेटवर्क बना लिया, एक्सपेक्टेड टाइम्स एंड वेरिएंस कैलकुलेट कर लिए। द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ। ओके, तो मैंने डायग्राम यहाँ पे फिर से ड्रॉ किया है। क्रिटिकल पाथ निकालने के तरीके 2 तरीके थे, उसमें से फर्स्ट वाला मेथड मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सारे पॉसिबल पाथ्स लिख लेते हैं और उनके टाइम्स को ऐड कर देते हैं। कौन से टाइम को, एक्सपेक्टेड टाइम को। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग यू, यहाँ पे मैंने कौन सा टाइम लिखा है, एक्सपेक्टेड टाइम, जो कि हमने कैलकुलेट किया था, TE। देखिए एक्टिविटी ए का TE क्या है, 3, बी का क्या है, 8। इस तरीके से चेक कर सकते हो, ए का 3, बी का 8। ओके, अब हमने सारे टाइम लिख दिए, 1 2 4 5 7 9 10, सॉरी सारे पाथ्स। फर्स्ट पाथ वॉज 1 2 4, दिस इज 5, 1 2 4 5 7 8 7 9 एंड 10 फर्स्ट। इनके टाइम्स को ऐड करते हैं। देखो 1 3 प्लस 9 इज 12, 12 प्लस 0, then 11 30, 12 plus 11 23 plus 10 33 plus 1 34। Okay, and the second is 1 2 4 6 8 10, 1 2 4 6 8 10, 3 plus 9 12 plus 10 22 plus 5 27 plus 4 31। and the third is 1 2 4 7 9 10, 1 2 4 7 1 2 4 7 9 10। ओके, इनके टाइम्स ऐड किए तो 37। एंड द लास्ट इज 1 3 5 7 9 10, 1 3 5 7 9 10, टोटल टाइम इज 36। सो द हाइएस्ट ड्यूरेशन हियर इज 37। सो दिस इज आवर क्रिटिकल पाथ। ओके, तो क्रिटिकल पाथ को मैंने डबल लाइन से शो कर दिया है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज ₹5,000 per day penalty for each day the completion of the project extends beyond 37 days। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट 37 डेज में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अगर एक भी दिन एक्स्ट्रा लगता है तो 5,000 रुपये की पेनल्टी है। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें
15,000 का पेनल्टी पे करना पड़ सकता है। 15,000 की पेनल्टी कब पे करनी पड़ेगी? जब हम 3 दिन लेट हो जाएंगे, बिकॉज एवरी डे 5,000 रुपीज़ की पेनल्टी है। तो 15,000 कब होंगे? जब 3 दिन लेट हो जाओगे। ओके, 3 दिन लेट हो जाएंगे तो प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा? 37 में तो अभी हो ही रहा है, 37 + 3 40 डेज में। ओके, तो अब हम जो वर्कआउट करेंगे हमारे लिए एक्स क्या हो जाएगा? 40 डेज। The penalty of rupees 15,000 would mean that the project got delayed by 3 days beyond the 37 days. That is 5,000 into 3, 15,000. This will be when project got delayed by 3 days, that is 40 days. 37 + 3, 40 days. Okay, I have also earlier I have explained the formula. Formula was x minus mu upon standard deviation. अब देखिए x क्या होता है जिसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 40 डेज। म्यू इज एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। देखो ये क्रिटिकल पाथ जो था जिसको हमने डबल लाइन से शो किया है ऊपर नेटवर्क में, उसकी एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं 1 to 2, 2 to 4, 4 to 7, 7 to 9 एंड 9 to 10। अब इनके एक्सपेक्टेड ड्यूरेशंस भी लिखो यहाँ पे और साथ में वेरिएंस। या आगे जो हमने एक टेबल बनाई थी, ये वाली जो टेबल है, इस टेबल में से मैंने हर एक्टिविटी के एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस लिखनी है। कौन सी एक्टिविटीज़ के? क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के। ओके, जैसे क्रिटिकल एक्टिविटी में क्या था? 1 to 2 मतलब ए, तो ए का जो एक्सपेक्टेड टाइम है कितना है? 3, और उसका वेरिएंस कितना है? 0.1। तो 3 and 0.1 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 and 0.1। इसी तरीके से 2 to 4 पे देख लेंगे कौन सी एक्टिविटी है, उनके टाइम्स एंड वेरिएंस को हम यहाँ पे नोट डाउन करके टोटल करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन आती है क्रिटिकल एक्टिविटी की, क्रिटिकल पाथ की, वो हमारे लिए म्यू होता है। तो म्यू की जगह 37। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा? जो वेरिएंस है क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का, जो वेरिएंस है, वेरिएंस का जब हम रूट निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या रिलेशन है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस आ जाएगा, और वेरिएंस का रूट करोगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन हियर इज 2.024। तो z कैलकुलेटेड हियर इज 1.4822। मतलब जब हम इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ हमने पुट करी हैं इनको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है? 1.4822। बट दिस इज़ नॉट आवर आंसर। हम हमेशा इस वैल्यू को टेबल में देखते हैं। ठीक है, कौन सी टेबल देखते हैं? एरिया अंडर दी नॉर्मल कर्व। लेकिन उससे पहले मैंने एक नीचे ये ग्राफ बनाया हुआ है, इसको आप देखिए, चार्ट बनाए, देखिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ये कर्व हमेशा मैंने आपको बताया सेंटर में हम क्या लिखते हैं? म्यू, दैट इज़ 37। 40 इस तरफ इसलिए लिखा है बिकॉज हमें 40 डेज में वर्क कंप्लीट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और 37 के बाद 40 आएगा इसलिए मैंने राइट हैंड साइड पे लिया है, और अगर 37 से कम वैल्यू होती है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं। ये म्यू के इधर वाला जो एरिया है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये पूरा टोटल 50% है, ये भी टोटल 50% है। लेकिन हमें पूरा टोटल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? बिटवीन 37 to 40 कितना एरिया कवर हो रहा है उसके लिए कैलकुलेशन करनी है। उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया और जो वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू आई वो क्या थी? 1.4822। अब इसको टेबल में देखना है, चलिए देखते हैं टेबल में। 1.4822 ये टेबल है एरिया अंडर दी नॉर्मल का। मैंने आपको बताया था आगे की 2 डिजिट्स यहाँ पे देखोगे, 1.4 इधर देखोगे और 0.08 यहाँ पे देखोगे तो वैल्यू इज़ 0.4306। ये हाईलाइट की हुई है ना, 0.4306। ओके, सॉरी आई हैव रिटन हियर 5 बाय मिस्टेक, यहाँ पे 6 आएगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए ये पूरा एरिया 50% है, ये वाला जो एरिया है कितनी है वैल्यू? 0.4306। अब हमें बताना है कि 40 डेज़ में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 40 डेज़ में कंप्लीट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये वाला पूरा एरिया। इसमें क्या क्या आ रहा है? 0.5 और 0.430506, तो टोटल विल बी 9.9306। दैट इज़ 93.06% प्रोबेबिलिटी ये है कि आपका प्रोजेक्ट 40 डेज़ में कंप्लीट होगा, और उस वजह से आपको 15,000 तक की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। So hence there is a 93.06% probability that this company will have to pay a maximum penalty of rupees 15,000. So we have done the second question of PERT also. I think now all of you can do the questions of PERT. So PERT is over here. In my next video I will explain you project crashing. Okay, thank you so much.